शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनिल। इस वक्त हमारे स्टूडियो में दो मेहमान यहां पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर कमल देवलाल का, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में हैं, और साथ में हैं प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता, जो कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में विस्तृत परिचय डॉक्टर कमल देवलाल जी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि अनिल जी ने बताया, आज हमारे साथ प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता हैं, जो भौतिक विज्ञान विभाग गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और डॉक्टर गुप्ता का मटेरियल साइंस में बहुत अच्छा काम है, और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त करी, और उसके बाद अभी उत्तराखंड में भौतिक विज्ञान विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और यहाँ के बच्चों को भौतिक विज्ञान के विषय में जानकारी दे रहे हैं, और उनके कैरियर वगैरह के बारे में भी तमाम बिंदुओं पे विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। आज हमारे लिए बड़ा अच्छा समय है कि सर हरिद्वार से हल्द्वानी आए हुए हैं, और हमारे छात्रों को भौतिक विज्ञान के तमाम पहलुओं में, खास तौर पे कि भौतिक विज्ञान में कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं, और एडमिशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं, बीएससी कैसे होती है, एमएससी कैसे होती है, और ऑनलाइन क्या क्या माध्यम है जिनके द्वारा वो आजकल विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और जॉब की क्या क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकती है, इस पर डॉक्टर गुप्ता विस्तृत हम लोगों को जानकारी देंगे। तो मैं आगे डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी से कहूँगा कि आप हमारे छात्रों को कुछ जानकारी दीजिए इस विषय में। माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु, और मैं थोड़ा सा प्रकाश इस चीज़ पे डालना चाहूँगा कि भौतिकी सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर लोग इससे भागते हैं कि भाई ये बहुत टफ है और समझ में नहीं आता है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप कंसंट्रेशन बनाएं और थोड़ी सी चीज़ों को प्रैक्टिकली समझें, क्योंकि भौतिक जो है वो प्रैक्टिकली बेस्ड है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पता होता है कैसे करना है, पर साइंटिफिकली आप उसको कोलैबोरेट नहीं करते। पर अगर एक बार इंटरेस्ट भौतिकी सब्जेक्ट में बन जाए तो आप इसमें बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों को एक्चुअली प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। फ्रॉम 11th से लेके ऑनवर्ड ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि वो हमें करना क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है। सबसे पहले मैंडेटरी ये है कि आप अपने आप से पूछें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। अगर भौतिकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा है, अगर मैथ अच्छा लगता है तो वो भी बहुत अच्छा है। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, पर आपको अपनी कैपेबिलिटी रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट पर्सनली डिसाइड करनी है फर्स्ट, देन मूव ऑन। अब आप 11 से 11 करते हैं, 12th करते हैं, अब फिर समस्या आ जाती है कि भाई अब क्या करें। अब पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, पर उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है, पर एक जो लेकिंग है वो गाइडलाइन की है। प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ना तो वो डॉक्टर बन पाया ना वो इंजीनियर बन पाया, जबकि उसके अंदर कैपेबिलिटी थी। अगर टाइम रहते हुए हम बच्चे को हर चीज, जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन बताएं कि भैया ऐसा है कि आप इस सब्जेक्ट में मिनिमम इतनी एलिजिबिलिटी है फॉर इंजीनियरिंग, इतनी एलिजिबिलिटी है फॉर मेडिकल, या जो वट एवर जो भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपका। अब हम क्या करते हैं, हम वो तो क्रैक कर नहीं पाते क्योंकि गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है। कौन सी बुक कंसल्ट करनी है, कौन सा स्टडी मटेरियल लेना है, ये हमें मालूम ही नहीं है। और जब मालूम पड़ता है तब तक एग्जाम निकल जाता है, फिर हम डिले हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड अल्टरनेट ढूंढते हैं। सेकेंड अल्टरनेट के बाद इंजीनियरिंग नहीं हुई, मेडिकल नहीं निकला, तो हमने कहा चलो एक शॉर्टेस्ट वे है, हम ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले ही लेते। जनरल परसेप्शन है कि अरे कुछ नहीं भाई, साल नहीं खराब करना है, या तो आप फर्दर किसी प्राइवेट कोचिंग को ज्वाइन करें, जैसे फिटजी है दिल्ली में, और बहुत सारे हैं जो प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं, प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी देते हैं आपको, और प्रॉपर क्लासेस भी हैं उनकी, जिससे कि वो आपको पूरी मेहनत कराते हैं उस लेवल को, जिस लेवल को आपको क्रैक करना है। पर ये बच्चों को पता नहीं होता उनकी फीसेस कितनी है, क्या है। अच्छा, एज वेल एज ऑफलाइन इन कोर्सेज को ज्वाइन किया जा सकता है फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल, एज वेल एज ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। जी आप घर बैठ के भी ये चीजें पढ़ाई कर सकते हैं, और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप बहुत सारे लेक्चर, जो आपकी प्रॉब्लम है उसको गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, यूट्यूब से भी ले सकते हैं, और आपकी ई बुक्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन।
और जो है आपको स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन मंगा के उसको खुद से स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो ऑफलाइन दिल्ली में दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग है, फिटजी हैं, और मेडिकल के लिए आकाश है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले स्टूडेंट को ये तय कर लेना चाहिए कि मुझे जाना किस जाना फील्ड में किधर है, उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन लेनी है। और उसके बाद वो फिर आगे बढ़ के उस जगह जाए और उस में फिर आगे बढ़े और गाइडलाइन ले ले। गाइडलाइन उस प्रॉपर फील्ड में जाने से पहले अपनी काउंसलिंग कर ले कि इस काउंसलिंग, फील्ड में क्या क्या फायदा है, जी जी मैं इस पे कितना कर पाऊंगा। जी, और जब वो ये बिल्कुल मजबूती से तय कर ले कि बस अब मुझे फाइनली यहाँ जाना है, तब उसको हाँ, आगे बढ़ना चाहिए। तो सफलता की शायद सफलता ज्यादा 90% तो वो सफल है, 90% ज्यादा संभावना हो जाएगी। संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा ना हो जैसे आप बोल रहे थे कि भाई पहले उसने कुछ तय किया हाँ थोड़े वक्त के लिए, फिर उसे लग रहा है कि नहीं ये बढ़िया नहीं चल रहा है, मैं इस हाँ, पे फिट नहीं हो पा रहा हूँ, फिर दूसरी जगह चला जा रहा है। तो वो ये हिट एंड ज्यादा ट्रायल नहीं, हिट हिट एंड एंड ट्रायल ट्रायल नहीं, आज के उसके समय चक्कर में नहीं चलेगा, जी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। जी इसलिए हिट एंड ट्रायल ना लेके हम्म, आप एक ट्रायल करें और जो कि आपके इंटरेस्ट का हो, और आप उसको अच्छे से प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जी एग्जीक्यूट करें, फॉलो करें, हम्म, तो आई थिंक सक्सेस ज्यादा नहीं है, ज्यादा होगी जी ज्यादा होगी। अब लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद फिर हम्म, पोस्ट ग्रेजुएशन में चले जी जाते जी हैं। ये नहीं कि अगर वो प्रॉपर ग्रेजुएशन करके गाइडलाइन लें कि भाई एमसीए करें, एमबीए करें, या कोई और टेक्निकल कोर्स करें, उसकी सब गाइडलाइन अवेलेबल है। अब तो आजकल तो इतना इजी है कि आप अपना इंटरेस्ट बताएं और ऑनलाइन आपको सारी गाइडलाइन आ जाएंगी, सारी चीजें पता चल जाएंगी, किस कोर्स को करने के लिए कितनी परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज जी क्राइटेरिया जी क्या है, जी और आपको क्या क्या स्टडी मटेरियल है, कौन क्या कौन क्या से टॉपिक्स मटेरियल पे है ज्यादा फोकस करना है, और कौन किस तरह की क्वेश्चनिंग है, किस तरह से एक्सपर्ट क्वेश्चन सेट करते हैं, किससे उनका आंसर देना है, हर चीज अवेलेबल है, बट गाइडलाइन इज लैकिंग। प्रोफेसर गुप्ता, जैसे बात की जाए अगर जी 10+2 के बाद यानी कि जी इंटरमीडिएट के बाद अगर बात की जाए, तो क्या कुछ विकल्प किसी विद्यार्थी के लिए हो सकते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में? जी, वो किन विकल्पों में से अपने लिए विकल्प चुन सकता है? देखिए भौतिकी विज्ञान एक कॉमन जनरल सब्जेक्ट है, जैसे जनरली कहते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो अब आपको ये डिसाइड करना है, भौतिकी तो इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है पर बेसिक लेवल पे, पर अगर प्योर साइंसेज में, बेसिक साइंसेज में जाना है तो आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। अगर आपका टेक्निकल नहीं है और एकेडमिकली जाना है तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट है। और ग्रेजुएशन करके, ये लाइन लेंदी है, ग्रेजुएशन करने के बाद आप फिर से टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो एमसीए है, एमबीए, ये दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज। पर अगर प्योर एकेडमिक में जाना है तो फिर बीएससी के बाद आपको एमएससी करनी ही पड़ेगी इन रेलिवेंट सब्जेक्ट जैसे कि भौतिकी विज्ञान। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे किसी विद्यार्थी का विज्ञान में दिलचस्पी है तो वो फिर उसके लिए जो रास्ता है वो उसको पहले बीएससी करनी होगी, फिर एमएससी करनी होगी, और आगे बढ़ना चाह रहा है तो वो रिसर्च करेगा। और यदि किसी को इंजीनियरिंग में दिलचस्पी है तो फिर वो बीटेक एमटेक का रास्ता खुलता है। तो विज्ञान के विषयों में उन्हीं विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहता है जिनको उस पर दिलचस्पी हो दिलचस्पी, और उसका मन, कई लोग होते हैं अपने अपने फील्ड के, उनको ज़्यादा मज़ा आता है। यदि वो दूसरी फील्ड में जाता है तो फिर आदमी को थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी रहता है कि मैं यहाँ अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, शायद वहाँ अच्छा करता। तो विज्ञान में थोड़ा मेहनत भी पड़ती है, लेकिन दिलचस्पी है तो उसको मेहनत करने में मज़ा आएगा। बिल्कुल वो बड़े बिल्कुल, आराम से बीएससी कर सकता है, बड़े आराम से एमएससी कर सकता है। सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी भी होती है और ज़्यादातर एमएससी भी होती है। यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी भी होती है। तो भौतिक विज्ञान में वो बीएससी कर सकता है, एमएससी कर सकता है। यदि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो जेएनयू डीयू से शुरू कर सकता है। जी, और आपके पास कम सुविधाएं हैं तो वो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय या मुक्त विश्वविद्यालय से वो बीएससी या एमएससी कर सकता है। कर सकता है। हर जगह उसको पर्याप्त फैसिलिटीज प्राप्त हो जाएंगी, वो कहीं से भी करे, कोई समस्या नहीं, बस उसके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, दिलचस्पी और गाइडलाइन प्रॉपर होनी गाइडलाइन चाहिए। प्रॉपर हो जी। अब ये आपने डिसाइड करना है टेक्निकल जाना है या एकेडमिक जाना है। जी। एकेडमिक तो एकेडमिक के लिए आप बीएससी, एमएससी एंड देन पीएचडी। तो प्रोफेसर गुप्ता और डॉक्टर कमल देवलाल जी, आपसे जो अभी बात आई इस बातचीत के दौरान में हमने ये महसूस किया कि अगर किसी विद्यार्थी ने भौतिक विज्ञान में अगर एकेडमिक्स में जाना है तो वो किस तरीके से अपना रास्ता तय कर सकता है, इस बारे में हमने संक्षेप में बात की। और अगर कोई एकेडमिक्स में ना जा करके अगर टेक्निकल यानी कि तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहे या फिर वो सीधे सीधे अगर जॉब हासिल करना चाहे तो क्या विकल्प उसके लिए हो सकते हैं इसके बाद आगे के लिए? टेक्निकल में जाना है तो 12th के बाद उसको बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर बहुत अच्छा प्रीमियम जाना है तो जैसे आईआईटी है, एनआईटी है उसके बाद। एनआईटीज हैं, हर स्टेट का अपना एनआईटी है।
और IIT है ही सेंट्रलाइज, तो आप इनका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। रुड़की IIT है, जितने भी IIT हैं, देयर आर सो मेनी IITs, उनका जी, एग्जाम क्रैक कर IIT, सकते NIT, हैं। उसके बाद NITs, स्टेट के कई स्टेट के बहुत सारे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कॉलेज होते कॉलेज हैं, हैं, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट गवर्नमेंट भी। भी, प्राइवेट भी, सारे जी, हैं जिसमें आप, यदि वो इंजीनियरिंग में दिलचस्पी रख रहा है। और इंजीनियरिंग में भी एकेडमिक जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में भी तो एकेडमिक है, इंजीनियर इसको भी तो कोई टीचर्स ही पढ़ाते हैं। अगर इंजीनियरिंग में फिर जाना चाहता है एकेडमिक में, नॉट टेक्निकल, तो फिर इंजीनियरिंग के बाद वो करे एमटेक, एमटेक के बाद करे वो फिर टेक्निकल लाइन में ही रिसर्च करे और PhD करे। इसमें भी नेट और गेट सब होंगे, अगर टेक्निकल को कन्वर्ट करके उसमें जाना चाहे हाँ तो भी जा सकता है। पर वो माध्यम क्या होगा आपका, टेक्निकल होगा। टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से भी आप एकेडमिक में एंटर कर सकते हैं। ऐसी जैसे BSc करी, MSc करी, PhD करी, इसी तरह से जैसे इंजीनियरिंग करी, उसके बाद एमटेक करा, उसके बाद PhD करी। तो अगर एमटेक तक करा तो आप डेवलपमेंट में चले जाएं, और अगर उसके आगे आपने कैरी ऑन कर दिया PhD, तो आप उसी रिलेटेड फील्ड में आप एकेडमिक में आ जाए। जैसे मैकेनिकल इंजीनियर है, या तो वो एमटेक बीटेक करे, तो उसके लिए वहाँ पे भी जॉब अवेलेबल है। अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ना चाहे तो एमटेक कर ले, तो एज वेल एज एकेडमिक, और एकेडमिक में और आगे बढ़ना है तो फिर वो PhD करनी ही पड़ेगी, मैंडेटरी है। उसके लिए वही चीज़ें हैं जो बेसिक साइंसेस के लिए, नेट, गेट, आइदर RET क्वालिफाई करे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की अपनी RET है। बस अंतर ये है डॉक्टर साहब कि जो इंजीनियरिंग वाला है वो इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, इंडस्ट्री वहाँ में पर्याप्त संभावना रहते हैं। जी, और जो साइंस वाला है उसके लिए दो ही फील्ड बचते हैं कि वो रिसर्च में जाए या एकेडमिक में जाए। बस तो वो MSc करके किसी भी जगह, आजकल रिसर्च के कई ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के, जैसे इसरो है या DRDO है या तमाम और जो नेशनल लेबोरेटरीज हैं, वहाँ वो साइंटिस्ट के जॉब के TFIR लिए भी, है, हाँ, बहुत सारे TIFR हैं, दुनिया भर के, टाटा बाहर के कंसल्टेंसी हैं। है बहुत। जी, तो यहाँ पर वो साइंटिस्ट के तौर पे जा सकता है। और यदि वो एकेडमिक्स में आना है तो PhD या नेट करके वो किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट और PG कॉलेजेस में एज और ए सर अब तो इतना असिस्टेंट अच्छा हो प्रोफेसर गया, जा सकता है। बिल्कुल, जी और अब तो इतना अच्छा हो गया है, साइंटिस्ट अगर बनना है आपने, तो ऑनलाइन आप अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। जी बिल्कुल। उसके बाद जब आपको लगे कि आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दैट, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके तभी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर PG, आफ्टर इंजीनियरिंग, BRC, जिसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, बॉम्बे में इस्टेब्लिश्ड है एटॉमिक का। तो इसमें तो ऑनलाइन व्यवस्था है। जैसे रेडियोलॉजी का बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं वो आफ्टर PG। अगर MSc में आपके 60% अबव हैं, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फॉर ए रेडियोलॉजिस्ट के लिए। उसके लिए आप वहाँ पे इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आई थिंक वो 20 to 30 स्टूडेंट्स लेते हैं ईयरली, और वो साल भर का कोर्स होता है। वो इक्विवेलेंट टू एमटेक ही होता है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, वो इक्विवेलेंट टू एमटेक होता है। और डॉक्टर साहब जितने भी ये हॉस्पिटल्स हैं, हाँ, वहाँ सब उनकी रेडियोलॉजी आवश्यकता डिपार्टमेंट में रहती है। सारे रेडियोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, टॉप मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट लिए जाते हॉस्पिटल्स हैं। और जो लेबोरेटरी वगैरह जहाँ लेबोरेटरीज इक्विपमेंट डिजाइन होते हैं, वहाँ पर बिल्कुल, उनकी बहुत अच्छी बहुत डिमांड ज्यादा है। डिमांड है बस विद्यार्थी को जागरूक रहने की आवश्यकता है कि वो देखते रहे कि क्या क्या मेरे लिए संभावनाएं हैं। जी। और अगर वो फॉरेन में भी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए आप टॉफेल है इंग्लिश के लिए। पहले आपको वहाँ पे जाएंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ आपको हिंदी आती है, इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है, तो आपको एक सर्टिफिकेशन है, वो एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिससे ये पता चलता है कि आप वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। दैट्स वाई आपको एक टॉफिल का कोर्स क्लियर करना होता है। वो आप जिस दिन आप अपने को प्रिपेयर समझे उसी दिन दे सकते हैं ऑनलाइन। उसी दिन ले सकते हैं। इवन ये भी है डॉक्टर साहब, यदि कोई MSc करके PhD में चला जाता है तो गवर्नमेंट भी कई स्कॉलरशिप वगैरह फॉरेन के लिए, हाँ जैसे फुल ब्राइट है, डॉट स्कॉलरशिप है, इसके लिए बिल्कुल, अप्लाई करे। वहाँ रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सके। उसके लिए सारी फंडिंग हमारी गवर्नमेंट या उस कंट्री की गवर्नमेंट बिल्कुल करती है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है यदि कोई विज्ञान के क्षेत्र में करना चाहें। एक चीज और मैं जोड़ना चाह रहा था कि जो तैयारी होती है, सपोज वो BSc कर रहा हो, MSc कर रहा हो, आजकल ऑनलाइन इतने अच्छे साइंस के लेक्चर वगैरह या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप MIT के, IITs के अच्छे बिल्कुल प्रोफेसर्स के या बिल्कुल दुनिया के किसी भी कोने के अच्छे टीचर्स के लेक्चर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे।
इवन आज की डेट में भी डॉक्टर साहब हम भी ये प्रैक्टिस करते हैं, हमें कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो हम गूगल में देखते हैं, उसके लेक्चर देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे सपोज कोई मैं किसी मटेरियल साइंस का ही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, हम 3-4 लेक्चर देखते हैं तो हमें क्लियरिटी हो जाती है। तो आज के वक्त हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, बस हम उसको यूज कैसे करें ये देखने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता और डॉक्टर कमल देवलाल, आप बहुत बेहतरीन बातें हमारे लिसनर्स के सामने इस वक्त रख रहे हैं कि किस तरह से भौतिक विज्ञान में आगे भविष्य को लेकर के संभावनाएं होती हैं। जैसे बात की जाए अगर पात्रता की, क्योंकि कई सारे क्षेत्र की हमने बात की, तो अलग अलग क्षेत्रों की जो पात्रताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हालांकि सभी क्षेत्रों के लिए जो पहली पात्रता होती है कि विषय में रुचि, वो तो खैर है ही। इसके अलावा और जो पात्रताएं होती हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, वो क्या रहती हैं? मेन तो सर यही है कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एसेंशियल क्या है और एसेंशियल क्राइटेरिया क्या है। जैसे कि आपकी परसेंटेज है, अगर आपको एकेडमिक में जाना है, फॉर एन एग्जांपल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो मिनिमम कम से कम 45% आपके 12th लेवल पे होने ही चाहिए। उसमें ये नहीं है कि 1 नंबर कम है या 2 नंबर ज़्यादा है, 1 नंबर भी कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। देन अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी, और कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो इन क्वालिफिकेशन के बियॉन्ड मिनिमम 60% डिसाइड करते मिनिमम हैं, 60 कर लेते हैं। मिनिमम 60% होने चाहिए। पर जनरली 10 से 12th में आने के लिए, 12th से ग्रेजुएशन में आने के लिए 45 और ग्रेजुएशन के बाद 50, फिर पीजी में, पीजी से 55 नेट 55, 55 ये सारे बेसिक क्राइटेरिया हैं, ये तो आपके फुलफिल होने ही चाहिए। एंड देन फिर तो उसका कोर्स स्ट्रक्चर है, उसकी कोर्स स्टडी है, एंड देन जो भी एंट्रेंस होता है जिस डेट पे होता है उसमें आप काम करें। अब तो नया हो गया है, परसेंटेज का सिस्टम भी खत्म हो गया, अब तो सीयूटी लागू हो गया है, अब तो कंबाइंड टेस्ट है, अब तो 12th और 11th की परसेंटेज नहीं देख रहे, अब तो आपको डायरेक्ट एंट्रेंस देना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग आते हैं तो कोई सा भी कॉलेज आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एडमिशन ग्रेजुएशन, मिल जाएगा। एडमिशन मिल जाएगा। पहले ये था कि भाई इतनी परसेंटेज हो रही है, परसेंटेज बेसिस पे है तो फिर मेरिट बनती थी, पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब तो सीयूटी है। अब जो क्वालिफाई करेगा 12th के बाद वही ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा या पीजी में एडमिशन लेगा। अब एक बढ़िया प्रक्रिया हो गई एनईपी, जब से कॉमन एग्जाम टाइप कॉमन का हो एग्जाम गया है हो वो, गया, सभी उसको सब अटेंड करें और आगे बस बढ़ सकते हैं। बस। मुक्त विश्वविद्यालय थोड़ा छूट देता है हमें कि यहाँ पर अभी कोई ऐसा परसेंटेज का या एंट्रेंस का नहीं है, तो जी इसका जी जी। लाभ भी जो स्टूडेंट अच्छे हैं, पढ़ने में रुचि थी, समहाउ उनकी परसेंट नहीं आ पाई, उनको भी हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आइए, दिलचस्पी है तो पढ़िए, और आपके अंदर यदि अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं तो पास भी हो जाएंगे, बिल्कुल और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत है। साइंस में ऐसे सब्जेक्ट हैं, यहाँ फिजिक्स खास तौर पे बड़ा डीप सब्जेक्ट होता है, इस पे केवल सरफेस स्टडी से बात नहीं बनती है, थोड़ा आपको डीप में जाके कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। आप साइंस या मैथ्स, खास तौर पर फिजिक्स मैथ्स में केवल इधर उधर की बातें करके पास नहीं हो पाएंगे, इसमें आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं और छोटी चीजें पढ़ते नहीं, इसीलिए उन्हें इंटरव्यू में भी प्रॉब्लम्स होती है। अब इंटरव्यू में जो प्रोफेसर इंटरव्यू लेने गया है उसको सारी चीजें तो याद उसको भी नहीं है, पर उसको एक एक्सपीरियंस वाइज प्रॉपर गाइडेड, प्रॉपर आइडिया है कि ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, या उसको बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसको पूरे पता है उसको ना। पता है। जो प्रोफेसर बैठा है, अगर उसे ऊपर की चीज नहीं तो कॉन्सेप्ट जरूर पता है। हाँ, सामान्यतः बेसिक चीजें ही पूछी बेसिक जाती चीजें हैं ही किसी पूछी भी जाती है, इंटरव्यू में, किसी भी एग्जाम में, और बेसिक चीजें। कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप निकल जाएंगे। और आपने यदि ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी है, इवन यहाँ तक है यदि आपने हाई स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ा है, खास तौर हाँ पे फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट, तो इंटर उसको समझ में नहीं आएगा। इंटर का नहीं पढ़ा है तो उसको बीएससी लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का समझ में नहीं आएगा। और एमएससी में जाके वो पास तो हो रहा है हर जगह, ठीक है, एक रूटीन है, थोड़ा लिख के मोटा मोटा ऊपर ही सतह से पढ़ के पास हो जा रहा है, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कैरियर में दिक्कत होगी। इसलिए विद्यार्थियों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो कैरियर के प्रति जागरूक हैं तो ईमानदारी से पहले से ही पढ़ना शुरू करें, बेसिक्स बहुत क्लियर हो, बेसिक क्लियर हो। और डॉक्टर बड़ी साहब चीज तो हो जाएंगी, परसेंटेज भी संभालते हुए ले चलें, ऐसा ना हो संभालते कि हुए कल के चले। दिन उसे हाँ कसना पड़े। यदि आप हमेशा आपकी परसेंटेज अच्छी है तो आप टीचिंग में जाएं, रिसर्च में जाएं, आपको हमेशा सुविधा होगी। बिल्कुल आपकी वहाँ ठीक है, आपकी परसेंट नहीं आ पा रही है, लेकिन जब मेरिट बनेगी तो वहाँ फंस जाएंगे, आपने पीएचडी भी कर ली है। बट आपको यदि जॉब चाहिए, साइंटिस्ट बन रहे हैं या कहीं पर टीचिंग में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज का आपके
पूरे नहीं, कैरियर का पूरा फर्क रोल, आता है, रोल भले ही रहता है। सीयूटी लग गया है, हाँ इसके बियॉन्ड भी एक एक्सपेक्ट है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं फॉर एकेडमिक या जो वटेवर जो भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो आपका 10th से लेके फाइनल डिग्री तक की परसेंटेज जितनी भी है, उसका हर स्टेज पे परसेंटेज कैलकुलेट होता है, उसके उसका पॉइंट्स बनते हैं, कंपैरेटिव चार्ट बनेगा, कंपैरेटिव चार्ट बनता है ऑल स्टूडेंट्स का, जितने उसी भी के आधार पे कैंडिडेट्स हैं, डॉक्टर साहब और एसेस किया हाँ जाएगा ना, उसी के एसेस आधार किया पे। जाएगा। और प्लस केवल इंटरव्यू के अब जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, उसके लिए इंटरव्यू भी केवल 20 मार्क्स का होता है। 10th की अगर मान लो किसी के 80% है, उसका 10%, किसी के 70% है तो उसका भी 10% लेंगे। इस तरह से 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, पीजी का, सबके लिए परसेंटेज डिसाइडेड है। फिर उनका सम अप करके आपका कंपैरेटिव चार्ट बनता है कि भाई इनके इतने पॉइंट्स बैठे अब तक, और प्लस आपके इंटरव्यू के इतने पॉइंट बैठे, तो आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते भाई। इंटरव्यू सबके लिए कॉमन है 20 मार्क्स का, बाकी सबके ज्यादातर जगह पे 20 तक का 20 ही वेटेज 20 है, जो भी कहीं पर थोड़ा क्राइटेरिया, ऊपर नीचे रहता होगा, हाँ लेकिन प्लस माइनस हाँ 5% ऊपर नीचे हो, लेकिन वेटेज है, दोनों वेटेज चीजों का है, वेटेज है। आपका एकेडमिक मजबूत है तो बहुत संभावना बढ़ जाती है बढ़ जाती कि है। आपके सिलेक्शन हो भाई जाए। 80% का तो जी क्राइटेरिया आपके अपने हाथ में है, बचा 20%। जो ऊपर नीचे होगा वो 20% में होगा, पर अगर आप टॉप मोस्ट हैं तो 80% तो आपके हाथ में है, तो आपकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। भले ही एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, पर 10th की परसेंटेज, यहाँ पे लोगों को ये मिस गाइडलाइन है कि अरे अब तो क्या है, अब तो सीयूटी लागू हो गया है, अब 10th को कौन पूछ रहा है, 12th को कौन पूछ रहा है। नहीं पूछ रहे हैं, अभी नहीं पता चल रहा ये डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ना, इनडायरेक्ट इफेक्ट है। पर जब आप सारी क्वालिफिकेशन पूरी कर लेंगे 10th टू पीएचडी तक, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे तो आपकी 10th की परसेंटेज का भी पॉइंट बनेगा, 12th की परसेंटेज का भी पॉइंट बनेगा, ग्रेजुएशन का भी बनेगा, पीजी का भी बनेगा और पीएचडी का भी बनेगा। हर कैंडिडेट को एक ही परसेंटेज पे लेके चलेंगे, फिर उसका कंपैरेटिव चार्ट बनेगा। अब आप देख लीजिए, किसी के 80 में से 79 आए, किसी के 80 में से 60 आए, तो अब वो तो ऑलरेडी पीछे हो गया ना। जो चीज आपके हाथ में, कम से कम उसको तो कंप्लीट रखें, जो अपने हाथ में है उसको पूरा करना चाहिए उसको पूरा विद्यार्थियों करना को। चाहिए। ये गलतफहमी है कि सीयूटी लागू हो गया या और अब तो एंट्रेंस हो गया, पहले तो नहीं होता था, ये नहीं। इसका पे आपको बाद में, इसका अगर आपने अच्छा मेहनत की है तो आपको मिलेगा बेनिफिट आगे जाके। तो कुल मिला के प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता, आपके कहने का जो तात्पर्य है वो ये कि जैसे अगर कोई विद्यार्थी तैयारी अपने भविष्य के लिए कर रहा है भौतिक विज्ञान में, तो उसे पहले से ही अपनी तैयारी मजबूत रखनी चाहिए और आगे के लिए भी उसको लगातार अपनी मेहनत जो है वो लगातार करते रहनी चाहिए, ताकि उसका जो परफॉर्मेंस है लगातार बेहतर पे बेहतर ही बना रहे और बिल्कुल आगे उसे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में विद्यार्थी की भूमिका के बारे में तो हमने बात की, लेकिन जो अभिभावक होते हैं जी। उनकी क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, इस विषय में मैं ये कहूँगा, देखो अभिभावक जो होते हैं भाई, वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं अगर बहुत अच्छे खुद से वो पढ़े लिखे हैं, कि डॉक्टर हैं, किसी के फादर इंजीनियर हैं या टीचर हैं, तो उनके साथ तो ऑलरेडी गाइडलाइन है, क्योंकि उन्हें पता है चीजें, थोड़ा अपने फील्ड की तो उन्हें अच्छी पता है, स्थिति, जी अच्छी अच्छी से स्थिति में बेटर है। कंडीशन। पर मैक्सिमम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बेचारे नहीं पढ़े हैं, उनको नहीं पता कि वो तो इतना कर सकते हैं, बेटे तुझे पढ़ना है, हम पैसा दे सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प फैसिलिटी कर सकते प्रोवाइड हैं, करा देंगे फैसिलिटी वो। प्रोवाइड करा सकते हैं। जी तो उन स्टूडेंट की तरफ मैं ज्यादा ध्यान दूंगा जिनके फादर बेचारे इस लेवल पे नहीं है कि वो उन्हें गाइड कर प्रॉपर पाए। गाइड लें। तो वो ये करें कि भाई फाइनेंशियली सपोर्ट के साथ साथ उनको किसी अच्छे कंसल्टेंसी दिलाएं, जिस काउंसलर वगैरह से भी। काउंसलर वगैरह से उसकी वो करें, जिससे कि वो अपना डॉक्टर आगे साहब की। ऐसा लगता है मुझे, ये मेरा हो सकता है अपना व्यक्तिगत मत हो, कि हर विद्यार्थी को कभी न कभी किसी न किसी स्टेज पे काउंसलर से मिल लेना चाहिए। बिल्कुल मिलना क्योंकि चाहिए। कई बार विद्यार्थी अपना इंटरेस्ट खुद नहीं ढूंढ पाता है, उसे लगता है कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी। बिल्कुल, ऐसे स्थिति में जो काउंसलर होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, वो बता सकते हैं कि नहीं नहीं, आप ये का ज्यादा बेटर कर दिलचस्पी सकते हो। इसमें ज्यादा दिख रही है और आप इस बिल्कुल, पे बेटर कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहता है। भारत में ऐसा कम है। हाँ। भारत में जब हम लोगों की जॉब लगती है तो मिस फिट बोलते हैं, वो हो जाता है। वेस्ट में ऐसा नहीं है। वेस्ट में उन बिल्कुल लोगों ने ये चीज पकड़ ली, वहाँ साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा काम हुआ, जी। तो उन लोगों ने ये पकड़ ली, उन्होंने काउंसलिंग सेल बहुत सारे खोले। तो वहाँ बच्चे, इवन पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। वो प्रोफेशनल होते हैं तो अपने आधार, अपनी स्टडी, अपनी साइंटिफिक स्टडी के आधार पे उनको गाइड कर देते हैं। यदि वो चीज़ भारत में भी हो तो मेरे ख्याल से कई बच्चों का बहुत अच्छा करियर बन सकता है। बिल्कुल
जैसे कोई एक बहुत अच्छा ड्राइवर बन सकता था, लेकिन वो उस फील्ड के बजाय मालूम पड़ा कहीं और एग्रीकल्चर में चला गया, तो उसमें हमने एक अच्छा ड्राइवर खो दिया। तो इस चीज को थोड़ा बिल्कुल। दिलचस्पी के फील्ड पे जाना, जो अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर गुप्ता बोल रहे थे कि ये जरूरी है। जी। तो डॉक्टर कमल देवलाल, जो आपकी अभी बात रही कि काउंसलर से एक बार ज़रूर मिल लेना चाहिए, और काउंसलर से मिलने के बाद ये ज़रूर तय कर लेना चाहिए कि आपकी खुद की रुचि क्या है और आप किस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन बात ये रही। और इसके अलावा जैसे वक्त की भी अगर हम देखें एक सीमा, तो शायद कहीं ना कहीं आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा अगर कुछ बातें प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता अगर हमारे लिसनर से कहना चाहें आप, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई, जब भी आप कोई भी काम करें, पहले उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर गाइडलाइन के साथ। अगर आपके पास गाइडलाइन प्रॉपर नहीं है, तो आप किसी जो भी नियरेस्ट आपके इंस्टीट्यूशंस हैं रिलेटेड टू दैट फील्ड, जो भी वहाँ प्रोफेसर्स हैं, उनसे आप टाइम लेके जी, अपनी गाइडलाइन ले ले सकते हैं सकते हैं। प्रॉपर। तो प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता के अलावा मैं डॉक्टर कमल देवलाल के पास भी आना चाहूँगा इसी बात को लेकर के, क्योंकि अगर बात की जाए भौतिक विज्ञान की तो काफ़ी लंबा चौड़ा विषय है और इस बारे में केवल एक ही कार्यक्रम में बात हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं समय को देखते हुए अभी कहना चाहेंगे कि शायद हम ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम आगे भी कुछ एपिसोड्स लेकर के आएंगे, लेकिन फ़िलहाल चलने से पहले डॉक्टर कमल देवलाल, अगर आपके दिल में भी कोई बात हो, आपके दिमाग में भी कोई बात हो जो कि हमारे लिसनर से शेयर किया जाना बहुत ज़रूरी हो, तो उसके लिए आपका एक बार फिर से स्वागत है। अनिल जी, बस ज़्यादातर बातें हो गई हैं। मैं एक ही बात और जोड़ना चाहूँगा। यदि कोई विद्यार्थी अपने आप ही कैरियर डिसाइड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यदि उसको कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो ज़रूर काउंसलर से मिले और अपनी दिलचस्पी फील्ड में जाए। और बिल्कुल। जिस फील्ड की में उसकी दिलचस्पी है उसमें जाएगा तो बहुत अच्छा करेगा और खुश भी रहेगा। जीवन में केवल शिक्षा प्राप्त करना ही एक उद्देश्य नहीं है, शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन मुख्य उद्देश्य होता है कि आप एक हैप्पी लाइफ, एक खुशनुमा जिंदगी गुजार सकें। तो उसके लिए आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो भारत में आपको कैरियर भी देखना पड़ता है। यहाँ आपके पास एक आजीविका का साधन भी जरूरी है, आप खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहें तो इसके लिए थोड़ा आप अपना अच्छे से प्लान कर लें। किसी भी विषय में बहुत अच्छी से सोचें, 1000 बार सोचें और उसके बाद उस पर निर्णय लें। बिल्कुल। और यदि एक बार निर्णय ले लिया, उसके बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए, फिर उस फील्ड में मजबूती से मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाएं तो बहुत अधिक संभावना है कि आप एक सफल शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक सफलतापूर्वक जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। तो श्रोताओं, प्रोफेसर हिमांशु गुप्ता और डॉक्टर कमल देवलाल का हम अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपनी कई सारी बातें जो थी हमसे साझा की। और इसके अलावा एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जैसे बात की जाए अगर परंपरागत विश्वविद्यालय की, तो परंपरागत विश्वविद्यालय में भी जिस तरीके से विज्ञान विषयों में मेहनत करनी होती है, ठीक उसी तरह से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विश्वविद्यालयों में भी बराबर मेहनत करनी होती है। ये नहीं है कि आप ये सोच के चलें कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, यहाँ पर भी आपको बराबर मेहनत करनी ही होती है, तभी आप जो सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।